नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप? अक्षय जी, आयुष, कहानी, रेखा, प्रकाश, खुशबू, तेलू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन के अंदर। हम राजस्थान के चौहान वंश की हम लास्ट सेशन में चर्चा कर रहे थे और उसी को आगे जो है वो इस सेशन में लेके चलते हैं। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, जहां से आपको जो है वो चौहान वंश के शुरुआत की जो है वो जानकारी मिल जाएगी। ये जो सेशन है वो रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा और रीट लेवल द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों का ही जो सिलेबस है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों का इतिहास का जो सिलेबस है, भूगोल का जो सिलेबस है, वो एक ही है। यानी एक जैसा ही है, कोई उसमें जो है वो अंतर नहीं है। तो आप सारे बच्चे जो है वो इस सेशन से जुड़कर अपना अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हम ये सारे सेशन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड वाले सेशन की प्रिंट वाली पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ये आपको हाथ से नोट बनाने पड़ेंगे और इसकी पीडीएफ आप हालांकि आपको मिल जाएगी। कल रात क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल जो डाटा बन नहीं पाया था, शाम के समय नहीं मिल पाया। और जब तक कंप्लीट टॉपिक तैयार नहीं होता है तब तक फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए कल वाली क्लास जो है वो हमने नहीं रखी थी। ठीक है, कल रात को क्लास नहीं हुई थी, बट आज क्लास होगी। टॉपिक करेंगे आज रात को संघवाद और राज्य और केंद्र के संबंध। ठीक है, करें शुरुआत आज के सेशन की। दरबारी विद्वान, अभी पृथ्वीराज जो है तृतीय पूरा टॉपिक हुआ नहीं था, आज बताएंगे आपको। कल जो चीजें रह गई थी वो चौहान वंश की चर्चा कर रहे हैं। 4 नंबर सेशन है ये। इससे पहले 3 सेशन जो है वो हो चुके हैं और लास्ट सेशन में हमने जो है वो चौहान वंश के बारे में पढ़ा कि सांबर, सिरोही, रणथंभौर, जालोर, कोटा, बूंदी में चौहानों का शासन रहा है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो है वो अलग अलग वक्तव्य हैं, जैसे अग्निकुंड से सूर्यवंशी हैं, ये चंद्रवंशी है, ये विदेशी है और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। इसके बाद कल हमने पढ़ा सांबर के चौहानों की शुरुआत की, वासुदेव के बारे में पढ़ा, गुवक के बारे में पढ़ा एंड पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने पढ़ा, अजय राज के बारे में हमने पढ़ा और इसके बाद हमने जो है वो अर्णोराज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा और पृथ्वीराज चौहान की हमने जो है वो शुरुआत की। पृथ्वीराज चौहान के बारे में लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान जो है, इनके जो पिता हैं उनका नाम है सोमेश्वर और इनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी और इनका जो जन्म हुआ है वो 1166 में हुआ है और मात्र 11 वर्ष की आयु में ही जो है ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और इनकी जो माँ है वो क्या है, इनकी संरक्षिका के रूप में जो है वो कार्य करती है। इतना हमने जो है लास्ट सेशन में पढ़ा था। आइए उससे आगे आज बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इनका कार्यकाल रहा 1177 से लेकर 1192 तक। माता थी कर्पूरी देवी और संरक्षिका के रूप में इन्होंने कार्य किया और 11 वर्ष की आयु में ये जो है वो शासक बन जाते हैं। अब इसके बाद हम जो है आज चर्चा करते हैं कि क्या मामला होता है। देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, शासक बनने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने जो है वो हिसार व गुड़गांव के अंदर जो भंडानक
जो थे भंडानक जाति, इनके विद्रोह को दबाया, क्योंकि ये बार बार जो है वो अजमेर पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। यानी इधर अजमेर की तरफ ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और विद्रोह कर रहे थे, तो भंडानकों के विद्रोह को इन्होंने दबाया। इसके बाद इन्होंने जो है वो क्या किया, अपने चचेरे भाई जो थे और अपने चाचा जो थे नागार्जुन और अपरंगाय, इन दोनों के विद्रोह को भी इन्होंने जो है वो क्या किया, शांत किया। और इसके बाद इन्होंने जो है वो अपने क्षेत्र विस्तार की रणनीति को अपनाया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले महोबा का युद्ध किया। तो महोबा का क्या युद्ध हुआ था? महोबा जो था, आप सब जानते हैं कि महोबा के अंदर जो है वो परमर्दी देव चंदेल का जो था वो शासन था। और महोबा कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो परमर्दी देव जो थे वो, इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था आल्हा और उदल। क्या नाम था? आल्हा और उदल था। और ये काफी वीर गति से इस युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन अंततः ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की जो है यहाँ पर विजय होती है और महोबा के शासक जो है वो पुंजन राय को बना दिया जाता है। महोबा का शासक किसे बना दिया गया? पुंजन राय को जो है वो बना दिया गया। तो आपको याद क्या रखना है, महोबा का युद्ध हुआ कब? 1182 में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आल्हा और उदल जो है वो किसके सेनापति थे? आल्हा और उदल जो थे वो किसके सेनापति थे? तो आल्हा और उदल जो थे वो सेनापति थे परमर्दी देव के। और किसके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को जो है वो प्राप्त हो गए। कृष्ण नायक कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अब देखिए, इतना हमने कल पढ़ा था। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान का गुजरात के साथ कैसा संबंध था? गुजरात के अंदर जो शासन था वो था चालुक्य वंश का। किसका शासन था? चालुक्य वंश का शासन था। ठीक है, चालुक्य वंश का जो शासन था वो गुजरात के साथ था। तो चालुक्य चौहान संबंध कैसे रहे, आइए चर्चा करते हैं। गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था और राजा थे भीम द्वितीय। कौन थे राजा? भीम द्वितीय थे। होता क्या है, हालांकि पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी हम आगे जो है वो मोहम्मद गोरी के आक्रमण को भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार समझ लीजिएगा कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था, हालांकि इन्होंने काफी बार आक्रमण किया था, तराइन का युद्ध होने से पहले जो मोहम्मद गोरी है वो गजनी से कहां आता है? इस रास्ते आता है और यहां गुजरात पर आक्रमण करता है। कहां करता है? गोरी जो है वो गुजरात पर आक्रमण करता है तराइन के युद्ध से पहले, ताकि वो गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश कर सके। लेकिन यहां पर शासक कौन थे? भीम द्वितीय थे। और भीम द्वितीय से इनका एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें भीम द्वितीय जो है वो क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं और गोरी को यहां से जो है वो हार कर वापस गजनी जो है वो लौटना पड़ता है। इसके बाद गजनी, मोहम्मद गोरी गजनी से राजस्थान के रास्ते जो है वो आता है, पंजाब के रास्ते जो है वो भारत में प्रवेश करता है। तो भीम द्वितीय जो है एक बहुत ही अच्छे प्रतापी शासक है चालुक्य वंश के जो है वो शासकों में। चूंकि चालुक्य वंश को हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि राजस्थान में चालुक्य वंश का शासन नहीं रहा, क्योंकि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। लेकिन गुजरात के चालुक्य वंश के जो शासक थे वो भी जो है वो, क्योंकि ये भी क्या थे, अग्निकुंड से ही जन्म हुए थे चालुक्य, और राजपूत शासक थे। ठीक है, राजपूत शासक थे चालुक्य भी। तो गुजरात के अंदर भीम द्वितीय जो थे वो बड़े ही ओजस्वी शासक थे। इधर जो है राजस्थान के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी जो थे वो एक महान शासक थे। लेकिन मामला कहां बिगड़ गया? अपने राजस्थान के अंदर सिरोही है और सिरोही के अंदर माउंट आबू है, और आबू की राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छनी देवी। क्या नाम था? इच्छनी देवी इनका जो था वो क्या था? नाम था। तो आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी जो थी, इसका मामला बिगड़ गया। इच्छनी देवी जो है इससे विवाह करना चाहते हैं भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने कहा कि भैया अपन तो इच्छनी देवी से विवाह करेंगे। अब कहते हैं कि इच्छनी देवी सुंदर थी, और जब पृथ्वीराज चौहान को ऐसा पता चला कि इच्छनी देवी से ये विवाह करना चाहता है, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं, इच्छनी देवी से जो विवाह होगा वो मेरा होगा।
और पृथ्वीराज तृतीय जो है वो इनसे क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं इच्छिनी देवी से। इस बात को लेकर इन दोनों के मध्य जो है वो क्या होता है, विवाद होता है, यानी बात है शादी को लेकर। प्यार तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्यार कहेंगे तो किस किस से कहेंगे, इच्छिनी देवी से प्यार कहेंगे या संयोगिता से प्यार कहेंगे। ये केवल ताकत की लड़ाई थी, ताकत की लड़ाई थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया, इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया। और इसीलिए 1187 में पृथ्वीराज तृतीय ने भीम द्वितीय पर जो है आक्रमण किया, लेकिन दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध में विजय कोई नहीं हो रहा था, युद्ध चलता जा रहा था, सैनिक तो मरते जा रहे थे, दोनों तरफ बराबर मरते जा रहे थे, दोनों तरफ बराबर सैनिकों की मृत्यु होती जा रही थी। अंततः जब युद्ध का परिणाम नहीं निकल पाता है तो फिर क्या होता है, जगदेव प्रतिहार नामक एक शासक है, जगदेव प्रतिहार, इन्होंने इन दोनों के मध्य क्या करवाया, संधि करवाया। इनके मध्य जो है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीम द्वितीय व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संधि किसने करवाई, तो जगदेव प्रतिहार ने जो है इनके मध्य संधि करवाई। तो देखो हो क्या रहा है, हमारे हिंदुस्तान की अगर इतिहास को देखोगे कि दूसरे जो विदेशी शासक थे या मुस्लिम शासक थे या अंग्रेज जो थे, वो भारत में क्यों अपने पैर जमा पाए, क्योंकि हम जो हिंदू थे या जो हमारे हिंदू शासक थे, जो राजपूत शासक थे, वो आपस में ज्यादा लड़ते थे। और जब आपस में देखो भाई भाई जब लड़ेगा ना, तो फिर पड़ोसी कोई ना कोई इसका फायदा उठाएगा। जब भाई भाई लड़ते हैं तो पड़ोसी या दूसरे फायदा उठाते ही हैं, और यही यहां पर हुआ। यहां पर देखो अंग्रेज जब भारत आए थे, कोई अंग्रेज सेना लेके थोड़ी आए थे, थोड़े से अंग्रेज आए थे, 150 और 150 200 अंग्रेजों ने पूरे भारत पर जो है वो शासन कर लिया। उनकी सेना में यहीं के सैनिक थे, क्योंकि यहां पर हम आपस में हमारे अंदर बहुत ज्यादा फूट रही थी। हाँ, नागौर के शासक थे, बिल्कुल जगदेव नागौर के शासक थे, लिख लो नागौर के शासक। तो ये हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ संबंध, पृथ्वीराज और चालुक्य चौहानों का संबंध हुआ ये। इसके बाद अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो एक और जो है वो विवाद हो जाता है, और वो विवाद होता है किसके साथ, चौहान गढ़वाल विवाद। गढ़वाल और चौहान आपस में रिश्तेदार ही थे, बट होता क्या है, सत्ता जो है वो सबसे अच्छी लगती है सबको। तो इधर दिल्ली का शासन प्राप्त करने के लिए गढ़वाल के अंदर जयचंद थे, जयचंद तो दिल्ली का शासक खुद बनना चाहते थे, और इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी दिल्ली के शासक बनना चाहते थे। तो दिल्ली का शासक बनने के लिए इन दोनों के मध्य जो है वो टकराहट थी, दोनों के मध्य जो है वो क्या थी, दोनों के मध्य क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। तो पहला कारण तो क्या था, दिल्ली का शासन, दिल्ली के शासन को लेकर जो है दोनों के अंदर टकराहट थी। और इसीलिए क्या किया, जयचंद ने जब अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, जयचंद ने जब अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, तो आसपास के सभी राजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इन्होंने निमंत्रण दिया नहीं, और उनको अपमानित करने के लिए उनकी एक पत्थर की मूर्ति बनाई और उसको जो है वो दरवाजे पे खड़ा करवाया, ताकि वो अपमानित कर सके किसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। लेकिन इतिहास में यह भी कहा गया है कि इनकी जो पुत्री थी, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं सुन चुकी थी, और वो पृथ्वीराज चौहान से जो है वो प्रेम करती थी। जैसा कि आपने मूवी में दिखाया, मूवी में तो लगभग बातें 90% बातें झूठी दिखाई गई है, इतिहास से जिनका कोई संबंध ही नहीं है। मूवी का आप मूवी देख के इतिहास नहीं पढ़ सकते हो, ये बात इस मूवी ने सत्य कर दी है। जो मूवी आई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो तो बिल्कुल ही 90% क्या, उसमें तो 95% बातें जो है वो क्या थी, झूठी थी। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये एक तरफा प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान से, और जब पृथ्वीराज चौहान को इसने अपने दिमाग में एक जो है वो विचार बना रखा था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो ऐसे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन
जब ये स्वयंवर में आती है तो इसको सूचना मिलती है कि इनको जो है वो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने बुलाया ही नहीं है। इसके पिता ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया है और उसकी जो है वो मूर्ति जो है वो द्वार पर लगा दी है। तो जब ये माला लेके आती है स्वयंवर में तो उस मूर्ति को इन्होंने जो है वो क्या किया, माला पहना दी। तो सहयोगिता ने जब मूर्ति को माला पहना दी तो यह सूचना किसको मिली, पृथ्वीराज चौहान को मिली। और आपको तो पता है कि राजपूतों में तो तलवार के साथ भी विवाह हो सकता है। अगर मान लीजिए दुल्हा नहीं है तो दूल्हे की तलवार के साथ भी अगर विवाह हो गया तब भी वो विवाह मान्य होता है। तो यहां पर तो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के साथ विवाह हो गया, स्वयंवर हो गया। तो फिर पृथ्वीराज जो है वो अपनी सेना लेकर आते हैं और संयोगिता को जो है वहां से लेके जाते हैं। बहुत जगह ये कहा कि भगा के ले गए या उठा के ले गए, ऐसा नहीं है। अगर माला पहना दी स्वयंवर में तो वो पत्नी हो गई, तो अपनी पत्नी को वहां से लेके चले गए। और इन दोनों कारणों से, पहला तो दिल्ली का शासन और दूसरा संयोगिता को पिता की मर्जी के बिना वहां से अपनी पत्नी के रूप में लेके जाना, यह क्या बना, इन दोनों की दुश्मनी का कारण बना। लेकिन यहां पर इनके मध्य युद्ध नहीं होता है और जयचंद ने क्या किया, एक बहुत ही गलत हरकत कर दी। यहां पर अपना बदला लेने के लिए, अपने दुश्मन को समाप्त करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने के लिए इन्होंने मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाया कि आप आइए, मैं आपका सहयोग करूंगा भारत में और आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करिए। ठीक है। और गोरी को इस चीज का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो तराइन का सेकंड युद्ध मोहम्मद गोरी जीत पाए और पृथ्वीराज चौहान हारे, इसका यह भी एक जो है वो कारण रहा है। जयचंद, ठीक है। इसके बाद कन्नौज, देखो कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल, याद रखना। इसके बाद होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो है दोनों का युद्ध होता है। कारण था गोरी द्वारा तबरे हिंद, यानी जो वर्तमान भटिंडा स्थान है पंजाब के अंदर, भटिंडा जो है वहां पर इन्होंने आक्रमण कर लिया था। अगर आप राजस्थान देखोगे इस तरीके से मैप में, अगर आप राजस्थान को मैप में देखते हो तो यहां जो है वो क्या है, अजमेर है आपका, यहां पर अजमेर है और यहां पर जो है वो क्या है, पंजाब का इलाका है भटिंडा। यहां पर इनकी सेना आ चुकी थी और यहां पर पूरे क्षेत्र में किसका शासन था, चौहानों का शासन था और भटिंडा की सीमा लगती थी। तो यानी एक तरीके से चौहान की सीमाओं पर जो है वो आ चुके थे, कौन, गोरी आ चुका था। तो इसीलिए अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए गोरी से इनको जो है वो युद्ध करना पड़ा और युद्ध इतना बेहतरीन हुआ कि गोरी को परास्त कर दिया गया। और इनके एक सेनापति हैं गोविंद राज तोमर, इन्होंने गोरी के ऊपर अपने भाले से आक्रमण किया और उसको जो है घायल किया और गोरी यहां से भाग जाता है। और 1 वर्ष के बाद ये पूर्ण तैयारी करके जो है वापस लौटता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। हाँ, भटिंडा वर्तमान पंजाब में, बिल्कुल। अब देखिए पृथ्वीराज का जो सेनापति था इस युद्ध में वो था चामुंड राय और गोरी को घायल किया था गोविंद राज तोमर ने। ठीक है, इसमें जो है पृथ्वीराज की विजय होती है। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अब होता क्या है कि तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उससे पहले थोड़े पृथ्वीराज जो है लापरवाह हो जाते हैं। यानी उधर गोरी तो युद्ध की तैयारी करता है और पृथ्वीराज चौहान जो है नई अभी जो पत्नी आई है इनकी संयोगिता के साथ ये क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, संयोगिता के साथ प्रेम करने में बिजी हो जाते हैं। और लगभग कहते हैं कि ये युद्ध के बाद आके जो है संयोगिता के साथ गए थे अपने जो है वो रंग महल में या बेडरूम में कह लीजिए। उसके बाद ये लंबे समय तक वहीं रहे और तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ही ये बाहर आए। तो ये बीच का जो समय था इसमें एक तो इन्होंने दुश्मन बहुत ज्यादा बना लिए थे। गुजरात दुश्मन है, इधर जो है वो महोबा दुश्मन है, जयचंद भी दुश्मन है, जयचंद गोरी के साथ हो गया। तो इनके जो सहयोगी थे उन्होंने अपना साथ छोड़ा। और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि
तैयारी के अभाव में, क्योंकि तैयारी नहीं कर पाए थे, 1 साल तक अगर हम कोई काम छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारी सेना उतनी ज्यादा तैयार नहीं थी। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद गोरी था, उसने तुलगुमा युद्ध पद्धति भी सीखी थी और युद्ध के नए नए तरीके इन्होंने जो है वो सीखे, और उसी युद्ध रणनीतियों के द्वारा इन्होंने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? परास्त किया। और सेकंड युद्ध में जो है वो क्या हो जाते हैं? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो है युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। इसके बाद इतिहास में अलग अलग बातें कही गई है। कहीं पर तो इतिहास में ये कहा गया है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी के किनारे, जो हरियाणा का सिरसा नामक स्थान है, उस सिरसा नामक स्थान पर जो है वो पकड़ा और उसको मार दिया। इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा लिखा है कि जो सरस्वती नदी है और पंजाब हरियाणा का जो सिरसा नामक स्थान है, सिरसा नामक स्थान है हरियाणा में, गंगानगर के साथ इसकी शायद सीमा लगती है, तो वहां पर जो है इसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। कुछ कहते हैं कि इनको बंदी बना के लेके गए और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मत माना जाता है वो यह माना जाता है कि गोरी जो है उनको बंदी बना के अपने साथ जो है वो लेके जाता है गजनी, और चंद्रबरदाई इनके साथ होते हैं, और जो वहां पर आपको सबको पता ही है वो आंखें इनकी निकाल दी गई और फिर इन्होंने तीर मारा और गोरी को जो है वो क्या किया? गोरी का अंत किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वीराज की उपाधियों की बात करें तो इनकी एक उपाधि थी राय पिथोरा की, एक उपाधि थी दल पुंगल की। पिथोरा को राजा होने के कारण राय पिथोरा और सेनाओं के विजेता होने के कारण दल पुंगल की उपाधि दी गई थी। मैं बेसिक बातें बता रहा हूं आपको क्योंकि हमारे रीट में जो है आपसे मुख्य रूप से बेसिक बातें ही पूछी जाएगी, तो सीधा सीधा आप इन टॉपिकों को याद करें। डिटेल में अभी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर कला संस्कृति विभाग की इन्होंने स्थापना की है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कला संस्कृति विभाग की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? तो पृथ्वीराज ने की थी और पद्मनाभ को इसका जो है मंत्री बनाया था। इनके दरबार में चंद्रवरदाई थे, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 3 सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जयानक पृथ्वीराज विजय की रचना की और जनार्दन इनके दरबारी कवि थे, वागीश्वर थे, विद्यापति गौड़ थे, ये इनके क्या थे? दरबारी कवि रहे हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं तो रणथंभौर के चौहानों की चर्चा करते हैं। अजमेर के चौहानों का पृथ्वीराज चौहान के साथ ही क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हारते हैं, अजमेर के चौहानों का इतिहास जो है वो क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और इनके जो पुत्र थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज चौहान, और वो कहां चले जाते हैं? रणथंभौर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? रणथंभौर चले जाते हैं। और 1194 में रणथंभौर में इन्होंने जो है वो चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का जो है वो क्या किया? स्थापना किया। तो रणथंभौर शाखा की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने इसकी स्थापना की और 1194 में जो है वो रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना होती है। इनके बाद एक जो रणथंभौर का सबसे महान शासक बना वो बना हमीर देव चौहान। देखो, पृथ्वीराज चौहान के बाद बेहतरीन शासक है हमीर देव चौहान। 1282 से लेकर 1301 तक इनका शासनकाल रहा। अपने शासनकाल में 17 युद्ध इन्होंने किए हमीर देव चौहान ने, और 17 युद्धों में से 16 युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की, बट 17वां युद्ध इन्हीं के साथियों ने इनको हराया। अगर आप राजपूतों का इतिहास पढ़ोगे ना, तो राजपूत अगर युद्ध में हारे हैं, अगर युद्ध में हारे हैं राजपूत, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे मालदेव हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे हमीर देव हो, जितने भी हमारे राजपूत शासक हुए हैं, अगर वो युद्ध में हारे हैं तो अपनों की वजह से हारे हैं, क्योंकि उनके अपनों ने उनको धोखा दे दिया। उनके अपनों ने ही उनको क्या दे दिया? धोखा दे दिया। यानी साथियों के धोखे के कारण वो हारे हैं। और यही हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हम अपने अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं, अपनों से ज्यादा
गैरों पर विश्वास कर लेते हैं, और जो भी व्यक्ति अपनों से ज्यादा गैरों में विश्वास करेगा या लालच में आकर जो है वो किसी अपने के साथ धोखा करता है, उसका हर्ष भी हमेशा बुरा ही होता है, उसका परिणाम भी बुरा होता है। लेकिन उसके चलते हमारे राजपूत शासक हारे। पहले हम मुस्लिम शासक जो थे उनके लंबे समय तक जो है वो अधीन रहे, और उसके बाद अंग्रेजों के लंबे समय तक अधीन रहे। ठीक है, अब देखिएगा, हमीर देव चौहान की बात करते हैं तो चित्तौड़ के शासक समर सिंह को इन्होंने सबसे पहले परास्त किया। शासक बनते ही चित्तौड़ के शासक थे समर सिंह, इनको हराया युद्ध में। इसके बाद 1192 में जलालुद्दीन का आक्रमण इन्होंने विफल किया। अगर रणथंभौर की स्थिति देखोगे आप तो आप इस तरीके की पहाड़ी के ऊपर जो है वो क्या बना हुआ है, रणथंभौर जो है वो दुर्ग बना हुआ है। कैसा है रणथंभौर दुर्ग की स्थिति कैसी है कि ऐसे एक पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है, रणथंभौर जो है वो दुर्ग बना हुआ है। ये रणथंभौर दुर्ग है, और इस दुर्ग के नीचे यहां पर क्या बना हुआ है, एक और दुर्ग बना हुआ है, और इस दुर्ग का नाम है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग है। यहां का जो शासक है वो तो कौन है, हमीर देव है। हमीर देव है यहाँ का शासक, और यहां इन्होंने अपने दो जो है विश्वास पात्र रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल को क्या कर रखा है, शासक नियुक्त कर रखा है। अब होता क्या है कि ये चूंकि पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, तो इस दुर्ग पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्या है, इस दुर्ग पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता है ये, इसी रास्ते से आप इस दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो जब जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और ससुर भी थे, चाचा भी थे और ससुर भी थे, तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो झाइन दुर्ग के दो सेनापति, झाइन दुर्ग को इन्होंने परास्त कर दिया। लेकिन यहां से जब वो आगे बढ़ने लगे ना, यहां से आगे बढ़ने लगे, तो यहां की सेना ने क्या किया, यहां पर पत्थर फेंके, बड़े बड़े पत्थर फेंके यहां से ऊपर से, और बड़े बड़े पत्थरों को फेंका। तो ये जो सेना थी वो इन पत्थरों के नीचे कुचल कर मर गई, और जलालुद्दीन खिलजी यहां पर क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी जब यहां से हार कर वापस लौटता है, जलालुद्दीन खिलजी जब यहां से हार कर वापस लौटता है, तो वो कहता है गुस्से में आकर कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, है ना। अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। क्या हुआ कि जब जलालुद्दीन हार जाते हैं तो कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समय या किस युद्ध में इन्होंने ये बात कही थी। तो 1292 के युद्ध में इन्होंने ये बात कही थी, रणथंभौर युद्ध में। ठीक है, इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, झाइन दुर्ग को क्या कहा जाता है, रणथंभौर की चाबी भी कहा जाता है, रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है इसको। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद जो है वो हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव भी जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी एक खतरनाक शासक है, और अलाउद्दीन खिलजी भी ये जानता था कि हमीर देव से मैं टक्कर नहीं ले पाऊंगा। तो ये दोनों अपने अपने काम करते थे। ये दोनों जो है वो, इधर हमीर देव रणथंभौर का शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आगरा का शासक थे, और दोनों अपना अपना जो है वो देख रहे थे। हमीर देव ने कभी भी जो है वो आगरा पर आक्रमण नहीं किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण नहीं किया, एक दूसरे से बचते रहे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है इतिहास में, इसके बारे में भी अलग अलग राय है, सभी राजाओं की एक जैसी राय नहीं है, सभी इतिहासकारों की एक जैसी राय नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हमीर देव जो है उस पर आक्रमण करने का जो कारण था, हाँ, पुंजल को शासक बनाया था। सारी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं ना।
हमीर देव पर आक्रमण क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी ने? कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, हालांकि इनकी तो बहुत सारी बेगमें थी, उनमें से एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना। ठीक है, क्या नाम था इसका? चिमना नाम था। और चिमना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की चहेती पत्नी थी, यानी प्रिय पत्नी थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है किसी अभियान पे जाते हैं और मोहम्मद शाह नामक एक अपने विश्वास पात्र सेनापति को कहां छोड़ के जाते हैं? आगरा दुर्ग में छोड़ के जाते हैं, दुर्ग की रक्षा के लिए। और कहते हैं कि पीछे से चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य जो है वो प्रेम संबंध बन जाते हैं और पूरे आगरा में इस बात की जो है चर्चा फैल जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी वापस आते हैं तो इस बात से भयभीत होकर कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी मुझे मार देगा, मोहम्मद शाह जो है वो कहां आ जाता है? रणथंबोर के शासक हमीर देव की क्या आता है? शरण में आ जाता है। और हमीर देव की शरण में आया। अब देखो यहां पर ही कहानी बनी। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी वापस आगरा पहुंचा, उन्होंने हमीर देव को संदेश भिजवाया कि हमीर देव, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं और हम आपसे युद्ध करना चाहते ही नहीं हैं। हमारा एक गद्दार जो है आपके पास आ चुका है जिसका नाम मोहम्मद शाह है, आप उसे हमें वापस सौंप दीजिए, और आप वापस नहीं सौंपना चाहते हैं तो उसे मार दीजिए, आप उसको मार दीजिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हमीर हटी था। कहते हैं कि हमीर हट है ना, वो कहावत भी है, हमीर तिरिया तेल हमीर हट कदली फलम, है ना, ऐसे एक कहावत है ना, कदली फलम हमीर हट तिरिया, और ये कहावत मेरे भी याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसी एक कहावत है कि तो इस हट के कारण हमीर जो थे वो बड़े जिद्दी थे। हमीर ने कह दिया अलाउद्दीन खिलजी को, वापस संदेश भिजवाया कि देखिए हम इनको वचन दे चुके हैं, हम इनको जो है वो क्या दे चुके हैं? वचन दे चुके हैं कि हम इनकी रक्षा करेंगे। तो अब तो हम इसको ना ही तो मारेंगे और ना ही इसको तुम्हें सौंपेंगे। तुम में अगर दम है तो हमें मारकर इसको जो है वो लेके चले जाओ, हमें मारकर जो है इसको तुम लेके जा सकते हो। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है? ये युद्ध जो है वो होता है। इसी कारण क्या होता है? ये युद्ध होता है। एक सेकंड रुकिए। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति भेजता है जिनका नाम था नुसरत खां और अलपंग खां। इन दोनों को पहले भेजता है। और इधर हमीर देव अपने दो सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजता है। बरसात का मौसम था और बनास नदी यहां से बह रही है। इधर जो है वो दो सेनापति खड़े हैं, इधर दो सेनापति खड़े हैं। इधर हमीर के सेनापति है और इधर जो है वो एके के सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी। तो युद्ध कैसे हो? नदी में तो युद्ध नहीं हो सकता। तो तय होता है कि ये जो भीम सिंह है, भीम सिंह अपनी सेना लेकर यहां पहुंचता है और नुसरत खान अपनी सेना लेकर यहां आता है, और इस तरीके से इनका क्या होता है? युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो है यहां कौन गया था? भीम सिंह गया था। भीम सिंह यहां पर मारा जाता है और इधर आया था नुसरत खान, तो नुसरत खान मारा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमीर देव के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। और हमीर देव को जब सूचना मिली, धर्म सिंह ने जाके बताया हमीर देव को कि देखिए हम जो है वो यहां पर हमारे एक सेनापति भीम सिंह को खो चुके हैं। तो ये बड़ा गुस्सा हुआ हमीर देव, और गुस्से में इसने धर्म सिंह को भी क्या करा? निकाल दिया। अपने सेनापति के पद से इसको भी निकाल दिया। ये इतिहास में लिखा है कि गुस्से में आकर इसने धर्म सिंह को भी निकाल दिया। तो एक तो यहां पर कमजोरी हो गई। लेकिन ये जो सेना थी, क्योंकि यहां आई थी सेना किसकी? नुसरत की, तो नुसरत वापस नहीं जा पाया, यहीं मारा गया। तो ये दुर्ग को नहीं जीत पाए। दुर्ग को नहीं जीत पाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? उलुग खान को भेजा। सेकंड अभियान में उलुग खान को भेजा। उलुग खान के साथ अलपंग खां मिला और दोनों ने मिलकर क्या किया?
रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करा। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग ऐसा है, यहां पर पहुंचना इनके लिए संभव नहीं हुआ, तो इन्होंने यहां झाइन दुर्ग के जो सेनापति थे रणमल व रतिपाल, इन्होंने क्या किया, रणमल व रतिपाल को कहा कि देखो रणमल रतिपाल, तुम तो बड़े बहादुर शासक हो, तुम तो बहुत ही बेहतरीन सेनापति हो, और तुम्हें, तुम्हारे साथ तो जो हमीर देवत धोखा कर रहा है, खुद तो वो ऊपर बैठा है वहां शासक कर रहा है, और तुम्हारी योग्यता को पहचान नहीं रहा है, तुम्हें यहां नीचे बैठा रखा है। अगर आप हमारा साथ देते हो, उलुंग खान और अलपंग खान ने रणमल और रतिपाल के साथ मीटिंग की और यह तय किया कि अगर रणमल रतिपाल आप हमारा साथ देते हो, हमें क्या करना है, हमें तो युद्ध करना है, मोहम्मद शाह को पकड़ना है और उसको पकड़ के ले जाना है, और हमीर देव को हम मार के जाएंगे। तो हमारे जाने के बाद तुम्हें यहां का क्या बना देंगे, शासक बना देंगे, तुम्हें यहां का क्या बना देंगे, रणथंबोर का शासक बना देंगे। और इसी चक्कर में रणमल और रतिपाल क्या हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं, धोखा दे दिया लालच में आकर, और चुपके से यहां से सेना को, खिलजी सेना को यहां भेज दिया। ऊपर पता नहीं चला, अगर ये सूचना दे देते रणमल और रतिपाल कि भाई सेना यहां से आ चुकी है, तब तो वो ऊपर से पत्थर वगैरह फेंक के अपनी सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन धोखा कैसे दे दिया कि इनको तो सूचना नहीं दी और सेना यहां से ऊपर चली गई और दुर्ग में प्रवेश करने लगी। तब जाके जो है भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव को इतना मौका नहीं मिल पाया कि वो संभल पाए, और रणमल और रतिपाल, खिलजी के कारण हमीर देव युद्ध नहीं हारे, किसके कारण हारे, रणमल व रतिपाल के कारण। ये जो युद्ध है वो हमीर देव अपना जो 17वां युद्ध है, 16 युद्ध जीतने के बाद जो 17वां युद्ध है, जो कि मैदान में हुआ ही नहीं, दुर्ग में ही हुआ, ये हार जाते हैं। दुर्ग में सेना प्रवेश कर जाती है, हमीर देव वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनकी रानी है रंग देवी, उन्होंने जो है जोहर किया, जो कि राजस्थान का प्रथम जोहर कहलाया। इनकी पुत्री है देवल दे, देवल दे ने जो है वो जल जोहर किया। यहां पर एक तालाब है पद्मला तालाब, ठीक है, इस पद्मला तालाब में इन्होंने जो है वो कूद कर क्या किया, जल जोहर किया इनकी पुत्री ने। आगे लिखा हुआ है, देखिए, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। झाइन दुर्ग के शासक थे रणमल व रतिपाल, एक एक के साथ मिल गए ये दोनों, और हमीर देव 17 युद्ध लड़े, 16 युद्ध में विजय प्राप्त की। हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी ने जल जोहर किया, और पुत्री देवल दे ने जो है वो रानी रंग देवी ने तो जोहर किया अग्नि में, और इनकी पुत्री ने जल जोहर किया किस तालाब में, पद्मला तालाब, तालाब में इन्होंने जो है वो जोहर किया। दोनों ही राजस्थान के प्रथम जोहर कहलाए। तो राजस्थान का प्रथम जोहर 1301 में, राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी 1301 में हुआ। और इन जोहरों की जानकारी जो हमें मिलती है वो अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन उल फुतू, खुसरो की जो पुस्तक है फारसी भाषा में लिखी है, खजाइन उल फुतू में हमें इसकी जो है वो जानकारी मिलती है। और यहाँ का जो शासक है, इस दुर्ग का जो शासक है वो किसको बनाया, उलुंग खान को यहाँ का जो है शासक बनाया। जो यहाँ के सेनापति थे ना उलुंग खान, इनको क्या बनाया, यहाँ का शासक बनाया। अब देखो रणमल और रतिपाल को क्यों नहीं मिलाया। युद्ध जीतने के बाद रणमल और रतिपाल जाते हैं इनके पास, उलुंग खान के पास, कि देखो हमने आपका साथ दिया, आपको युद्ध जिता दिया, अब हमें शासक बनाओ। तो उलुंग खान ने, खिलजी ने क्या कहा, आओ, जब तुम अपने समाज के नहीं हो सके, अपने शासक के नहीं हो सके, जिस राजा ने तुम्हें, जिस हमीर देव ने तुम्हें पूरे इतने लंबे समय तक पाला, जिसने तुम पर विश्वास किया, तुमने उसके साथ ही विश्वासघात कर दिया। तुम तो बहुत बड़े गद्दार हो, और तुम्हें गद्दी नहीं, तुम्हारे तो गला काटा जाएगा। और इन दोनों का गला काट दिया, इनका क्या कर दिया, गला काट दिया, और इनकी मृत्यु हो गई।
और इस प्रकार जो है वो यहाँ के ये शासक बन गए। तो इस तरीके से रणथंबोर का जो है चौहान वंश का इतिहास यहाँ पर जो है वो समाप्त होता है। हमीर ने श्रृंगार हार नामक एक पुस्तक भी लिखी है, श्रृंगार हार नामक पुस्तक, और कोटि यज्ञ, कोटि जन यज्ञ जो है इसका आयोजन भी किया इन्होंने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटि जन यज्ञ के जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वरूप नामक ब्राह्मण थे। पिता जेत्र सिंह की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी भी बनवाई है। दरबारी विद्वान जो थे वो बीजा, द्वितीय और राघव देव थे। नयनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, और नयनचंद सूरी ने ही जो है एक और भी लिखा है सुरजन चरित्र। जोधराज जो है हमीर रासों के रचनाकार है, और हमीर हट की जो रचना की है वो चंद्रशेखर ने की है। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसको कल लेके चलते हैं आगे, और इसी महीने में यानी जो नेक्स्ट मंथ है, इसी मंथ में हम जो है वो कर देंगे इस सेशन को खत्म, यानी 10वें महीने में आपका रीट का पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत